नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से रूस की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया यूक्रेन पर, और खुद अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शब्दों में कहें तो सबसे बड़े हमलों में एक था जिसमें कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया। क्या कीव जो कि राजधानी है, खार्किव, ओडेसा, इन सब तमाम जगहों पे जो है वो तकरीबन 100 के आसपास जो मिसाइल है वो दागा गया, और काफ़ी जो नुकसान है वो पहुंचा है। जो शुरुआती जानकारी आई उसके मुताबिक जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पानी की सप्लाई के जो संसाधन हैं उनको खास तौर पे निशाना बनाया गया। तो रूस की एक लगातार कोशिश रही है यूक्रेन के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचाने की जिसके ज़रिए वो उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके और घुटने के बल घुटना टेकने को मजबूर कर सके। और इसी रणनीति के तहत आज का ये जो हमला है वो किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। स्कंद तायल जी जो कि पूर्व राजदूत रहे हैं, कई देशों में इन्होंने भारत की जिम्मेदारी निभाई है, और साथ में हमारे हैं अश्विनी शिवाजी जो कि मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड हैं और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है हमसे बात करने के लिए। हम सब ने देखा कि आज जिस तरह से ये हमला किया गया, आपकी पहले स्कंद तायल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि अंदेशा जो है वो 24 तारीख को ही जताया जा रहा था जब मैं यूक्रेन में था प्रधानमंत्री के दौरे के कवरेज के लिए। उसी समय ये कहा जा रहा था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस की तरफ से बड़े हमले की आशंका है। 24 को तो खैर हमला नहीं हुआ, 25 को भी नहीं हुआ, लेकिन आज ये हमला हुआ। क्या आप इसके पीछे एक उकसावे की वजह मानते हैं? क्यों आज का दिन जो चुना है रूस ने इस हमले के लिए? तायल जी। देखिए, आरंभ से ही 2 साल पहले से जो भी भारत से वक्तव्य आए हैं कि युद्ध रुके और किसी तरह डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाए। पर जो हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में, ये युद्ध का एक एस्केलेशन हो रहा है और नए-नए फ्रंट्स खुल रहे हैं। जिस तरह से कुछ पर हमला किया यूक्रेन की फौजों ने, और वो काफी आगे बढ़ गए, 20-25 किलोमीटर अंदर चले गए। और रूस की तरफ से कोई रिटेलिएशन कुछ नहीं हुआ। तो रिटेलिएशन होना तो आवश्यक था, ये तो बिल्कुल संभव था और होना। कोई भी देश इस तरह से जवाबी हमला करेगा ही करेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। पर यूक्रेन चाहता क्या है? रशिया तो बड़ा क्लियरली चाहता है कि भाई जितना उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है, वो उन्होंने कहा रशियन मेजॉरिटी है और वो हमें चाहिए, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल के डाल दिया। अब यूक्रेन की इस समय जो भी एक अगर रियलिस्टिक अप्रोच देखी जाए तो बहुत सारे एनालिस्ट, जनरल साहब भी बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि शायद उनकी अप्रोच रियलिस्टिक नहीं है, रशिया को निकालना संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि चाहे वो यूक्रेन हो, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हो, किसी न किसी तरह अमेरिका को डायरेक्टली अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसाना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं कि रशिया इस तरह से हमला करे कि अमेरिका के पास कोई चारा ना रहे कि अमेरिका और नाटो उसकी रक्षा के लिए आए। यही नेतन्याहू बार-बार कोशिश कर रहा है वहां। और अभी आपने देखा कि इस तरह हिजबुल्लाह ने कुछ रॉकेट दागे पर फिर चुप हो गए। ईरान भी चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि नेतन्याहू चाहता है कि ये लोग रिटेलिएट करें अगर इजराइल या हिजबुल्लाह, और अमेरिका को फोर्स कर दें कि उसे मैदान में आना पड़े। और फिर अगर अमेरिका मैदान में आएगा तो ईरान और ये सब कहीं कुछ भी नहीं। तो मैं तो इस तरह सोचता हूँ कि एस्केलेटरी लेवल पे कह रहे हैं क्योंकि इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर उसमें कहा है कि जो यूरोपीय देश हैं, जो उनके समर्थक सहयोगी देश हैं, वो एकजुट हों। एक तरह से उन्होंने नेटो को ये आह्वान किया है कि रूस के इस तरह के हमले को रोकने के लिए वो सक्रिय भूमिका निभाए। और उन्होंने हवाला दिया है कि जैसे मध्य पूर्व में जो है वो कई देश जो है एकजुट होकर जो ईरान के या हिजबुल्लाह के हूती के जो हमले हैं वो रोकते हैं, उसी तरह का आह्वान उन्होंने अपने इस बयान में किया है। और ये साथ में खासतौर पे ये भी कहा है कि जो यूक्रेन के पास हथियार हैं और जो वो लंबी दूरी तक जो मार कर सकता है उसके हाथ खोल दिए जाएं। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस यूक्रेन पर ना हो कि वो रूस में जाकर मार ना कर सके, लंबी दूरी तक के हथियारों को पेनिट्रेट ना कर सके। लेकिन रूस जो है उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता और वो जहां मर्जी, क्योंकि आज 15 जो क्षेत्र हैं यूक्रेन के, सभी क्षेत्र के शहरों पर हमले किए गए हैं। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि
जो रूस है वो कोई इस तरह की बंदिश में नहीं है, तो उसी तरह से यूक्रेन के हाथ भी खोले जाएं, और जो शर्तों के साथ हथियार दिया जा रहा है यूक्रेन को कि वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, वो जो है हाथ उनके खोले जाएं। अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तायल जी ने कुर्स्क का जिक्र किया, ये सवाल भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत में हम पत्रकारों ने उठाया, और उन्होंने कहा कि वो रूस को वैसा ही दर्द देना चाहते हैं जैसे रूस के आक्रमण से यूक्रेन को दर्द होता है। आपको क्या लगता है कि कितना एक सस्टेन कर पाएगा यूक्रेन एक ऐसे इलाके में जो कि रूस का है, और वहां पर भारी मात्रा में अपने सैनिकों को उसने भेजा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सस्टेन करने का है। आपको लगता है कि क्या इतनी ताकत यूक्रेन के पास है कि वो रूस की जमीन पर लंबे समय तक बैठे रह सके? हाँ बिल्कुल, देखो उमा शंकर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 30 महीने के करीब ये लड़ाई को हो गए हैं, और 18% के करीब रूस ने यूक्रेन का इलाका जीत लिया। ये पूरा डोनबास का, जापोरिजिया, खारासोन और क्रीमिया उसने 2014 में लिया था। और कहीं ना कहीं जो काउंटर ऑफेंसिव किया था यूक्रेन ने, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एक वार फिटीक आ गया था, और लगता था ये लड़ाई अब स्टेटस को पे आ गई है, इसके बंद होने के चांसेस हैं। और ऐसे में कहीं यूरोप और अमेरिका के अंदर भी एक फिटीक था, वो हथियार यूक्रेन को ज्यादा देने लायक नहीं समझते थे कि यूक्रेन कुछ खास कर नहीं पाएगा रूस के पे। मगर जब से उसने कुर्स्क के अंदर हमला करके 18 किलोमीटर चला गया है, और करीब करीब 1200 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है, 80 गांव हैं, और जो उस नदी, सेम नदी पे 3 क्रूशल ब्रिज हैं जो कि मेनलैंड से जोड़ते हैं, जहां से लॉजिस्टिक आ सकता है, रीइंफोर्समेंट आ सकता है, काउंटर अटैकों से उनको बर्बाद कर दिया। ये एक गेम चेंजर है। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, ये गेम चेंजर। ये दिखा दिया यूक्रेन ने, हम कर सकते हैं, और इस लड़ाई के अंदर एक नई आग डाल दी। 2-3 बातें आती इसमें। एक तो रूस को यह बता दिया कि आप इनविंसिबल हैं। अभी तक लड़ाई जो थी यूक्रेन में लड़ी जा रही थी, अब ये लड़ाई हम रूस में भी लड़ सकते हैं। और जिस दिन ये लड़ाई रूस में चली गई, जैसे सस्तों में आज हमले हुए हैं, ड्रोन के 9/11 को याद दिला रहे हैं, तो अब कोई भी ऐसी सिटी नहीं बचेगी रूस की जो कि बिल्कुल ही सेफ हो। जब से सोस्तोव अटैक और जब से कुर्स्क पे हमला होके और इतना इलाका जीता है, तो ये भी बता दिया यूक्रेन ने कि हम अभी ऑफेंसिव होंगे, और हम अब रूस के अंदर भी जाएंगे। जो आपने कहा, जो रिस्ट्रिक्शन है नेटो की कि आप ये हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नेटो दे रहा है रूस में, वो भी मुझे लगता है काफी हद तक रिलैक्स कर दिए हैं। चाहे वो F-16 जहाज का है, ड्रोन्स की बात है, हाई मार्स है उसकी, और M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर है, उसके बाद जो टैंक्स हैं, या आपके जो तीनों टैंक, चैलेंजर है, लेपर्ड है, ब्राइम है। तो मेरा मतलब यह है कि जो इलाका अभी इसने जीता है कुर्स्क के अंदर, उसको वो एक प्रकार से कंसोलिडेट कर रहा है, और यूक्रेन उसको भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर इतनी हिम्मत होती रूस में, तो 15 दिन से ज्यादा हो गए, एक रूस जैसी मिलिट्री पावर, रूस जैसी एक मिलिट्री पावर जो एक सेकंड मिलिट्री पावर है, जो मैं मिलिट्री पार्लेंस में ये कहूं, काउंटर अटैक करके इस इलाके को ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसकी ईगो पे हार्ट है, ईगो के ऊपर हार्ट है। कहीं किसी ने ये सोचे, आज पब्लिक भी रूस की कहती है कि इतना इलाका यूक्रेन ने जीता। तो मेरा मतलब यह है कि 3-4 बातें होंगी। एक तो ये डोनबास के इलाके में जहां पर वो बैकफुट पे था यूक्रेन, वहां से फोर्स करेगा जो रूस को अपनी कुछ रीइंफोर्समेंट कुर्स्क की तरफ भेजे, और वहां से दबाव हटेगा। दूसरा जो है, जो भी उसने कुर्स्क में लिया है उसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेरेगा। जो इलाका उसने ले लिया है, मुझे लगता नहीं उसको वो छोड़ेगा, उसको कंसोलिडेट करेगा। तो ये कहते हैं इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन। मेरे को लगता है अब लड़ाई का उस दौर पे पहुंच के करें। वो मैं एक बात बताऊंगा, जो आपने बोला कि भाई आज पलटवार किया है रूस ने, एनर्जी सेक्टर है और बाकी जो इकोनॉमिक सेंटर है उन सब के ऊपर हमला किया है। आज लीव पे भी किया, खारकीव पे किया, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, कीव पे भी किया, ओडिशा भी किया, जापोरिजिया पे किया। मगर ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो हमले पहले भी होते रहे हैं।
तो इसका मतलब यूक्रेन सहन कर सकता है, यूक्रेन के पास इतनी काबिलियत है क्योंकि वहां हमले आप करते रहे हैं और आपने उन्होंने बंकत बना रखे। मगर रूस के अंदर जो ये हमले हो गए हैं, रूस की भी पब्लिक अभी अगेंस्ट हो जाएगी पुतिन के, क्योंकि अभी तक तो रूस की पब्लिक उसके साथ। मैं जो है, मैंने 2022 में जब यूक्रेन वॉर कवर करने गया था तो मैं मिकोलाइव तक गया था, जो खेरसन से लगने वाला इलाका है, ओडेसा में भी ठहरा था। और इस मार्च में जब मैं मॉस्को गया था राष्ट्रपति चुनाव कवर करने, तो उसके बाद मैं कुर्स्क भी गया और वहां पर भी रहा, और उसके साथ साथ बेलगोरोद तक में गया। और जब मैं सड़क पे ड्राइव कर रहा था तो मुझे एक बात बड़ी अजीब वहां पर लगी कि जो एक डिफेंस जो दिखना चाहिए था, चाहे वो पोस्ट के तौर पे, जब मैं कुर्स्क से खास तौर पे आगे बढ़ा तो मुझे कहीं कोई ऐसा डिफेंस लाइन नजर नहीं आया। खार्किव बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले मुझे एक आर्मी का पोस्ट जो है वो दिखा, और वहां पे मैंने उतर के वहां पे इजाजत चाही शूटिंग की, जो कि मुझे नहीं मिली, तो एक अलग कहानी है। लेकिन कुर्स्क में रहने के दौरान एक सेंस ऑफ फियर तो वहां पे लोगों में था, और हजारों की तादाद में लोग तब भी वहां से इवैक्यूएट किए जा रहे थे। हमने भारतीय छात्रों से भी वहां पर बात की थी, कुछ तो निकल गए थे, कुछ निकलने की कोशिश में थे, कुछ अपनी पढ़ाई की मजबूरी के चलते वहीं पे रहने की बात कर रहे थे, चाहे हालात जिस भी तरह के हों। तो एक सेंस ऑफ फियर वहां पर था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से रूस की सेना घुसती चली आएगी और 20 किलोमीटर अंदर तक घुस आएगी, और तकरीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर का यूक्रेन की सेना, माफ कीजिएगा, यूक्रेन की सेना घुसती चली आएगी और 1200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इलाका अपने कब्जे में ले लेगी। तायल साहब, एक जो डिप्लोमेसी की बात हो रही है, बार बार लगातार भारत जो ये पक्ष कहता रहा है कि युद्ध के मैदान से, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता, बातचीत की टेबल पर ही बैठना होगा, युद्ध का काल नहीं है। इन तमाम तरह की अपीलों के बावजूद दोनों देशों पे लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और दोनों युद्ध को और आगे ज्यादा खींचकर ले जाने की कोशिश में है, जो कि साफ नजर आता है, और जैसा कि आज भी बड़े अटैक के जरिए साबित हुआ है। तो डिप्लोमेसी की कोई राह जो है अभी बनती नजर नहीं आ रही, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी पर आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले 2.25 साल में जिस तरह भी रशियन आर्मी लड़ी है, उसने कोई भी ग्लोरी को बहुत ही बेमन से लड़ी है। ऐसा लगता है कि जो उनकी फौज है, जैसे अमेरिकन फौज जो वियतनाम में लड़ती थी, उसका मन नहीं था लड़ने का, जो सोल्जर था, फुट सोल्जर था, वो वहां से वापस जाना चाहता। और रशिया को भी देखिए, पहले वागनर्स को लाना पड़ा, अभी प्रेसिडेंट पुतिन चेचनिया गए थे, क्योंकि चेचनिया में बड़े वो फेरोशियस फाइटर्स होते हैं, उनको डिप्लॉय किया जा रहा है कीव के फ्रंट पर और यूक्रेन के फ्रंट पर। तो जो रशियन है वो कहाँ है? ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जिस तरह ये यूक्रेन और शहरों पे हमला करेगा, तो पुतिन साहब ने बॉटल अप तो किया हुआ है वहां। जैसे आप एक ये टीवी समाचार कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता वहां पर रशिया में। आप अगर एक खिलाफ कह दें तो वो 10 साल की आपको जेल हो जाएगी। तो ये जैसे हमने बांग्लादेश में भी देखा, ये कहीं ना कहीं ये फूटता है। तो ये तो मैं खैर देखने की बात है, आप सब बहुत ऑब्जर्वर हैं, जनरल साहब भी बैठे हैं, तो आगे की बात है। पर जहां तक कूटनीति का सवाल है, देखिए ये एक लंबा गेम है। अभी जैसा कि आजकल कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर कि यूक्रेन को रूस जीने नहीं देगा और नेटो मरने नहीं देगा, पर इसमें सपोर्ट यूक्रेनियन ही कर रहे हैं। और अभी पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस कितनी कॉस्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि रशिया शायद ये कॉस्ट बियर कर सकता है। इकोनॉमी उनकी अच्छी चल रही है, इकोनॉमी में तो बड़ा बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, और शायद कैजुअलिटीज भी, वो वागनर खत्म हो गया, पर अब ये चेचेनियों को और इन सबको मरवाएंगे वहां पे, और जिससे कि जो ब्लू बर्डेड रशियन है वो बचा रहे। खैर ये वो जाने। पर जो कूटनीति में प्रधानमंत्री ने अपनी एक पोजीशनिंग की है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, अभी वो समय नहीं आया है। जब भी वो समय आएगा, जब दोनों पक्ष डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए तैयार होंगे, तो भारत एक ऐसा देश होगा जिसका पूरी लाइंस, चैनल्स, कम्युनिकेशंस एट द हाईएस्ट लेवल रशिया से भी ओपन है और राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी ओपन है। डॉक्टर जेलेंस्की ने आप लोगों के साथ या प्रेस के साथ जो भी कुछ कहा, देखिए उनके देश का, जैसे जनरल साहब ने कहा, 20% देश का भाग रूस ने हड़प लिया है, और कितने लोग उनके मरे हैं। तो अगर वो कुछ गुस्से में हैं और भारत से कुछ अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री से कुछ अपेक्षा करते हैं, तो हमें उसको समझना चाहिए और हमें अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत का साथ उनको चाहिए। मेरे सवाल के जवाब में ही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत जल्दी आए,
और उन्होंने ये भी कहा कि जो है भारत को अपनी नीति बदलनी चाहिए रूस के प्रति, और उनको उनकी बातों से ये भी जाहिर हुआ कि वो ये मानते हैं कि भारत जो तेल खरीदता है रूस से, उसकी वजह से रूस की वॉर इकोनॉमी जो है वो चल रही है और उनको लड़ने के लिए और संसाधन मुहैया हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं जी ताहिल साहब। मैं बोलूं कुछ? जी जी देखिए, इसमें अभी देखिए, जब तक कि राष्ट्रपति इलेक्शन यूएस में नहीं हो जाते तब तक तो मैं समझता हूं कि रूस भी बहुत एस्केलेट नहीं करेगा। जैसे जनरल साहब ने कहा, ये हमले तो यूक्रेन पे पहले भी हो चुके हैं, जिस तरह मिसाइल दागे गए हैं। मैं नहीं समझता कि रूस कोई मेजर आर्म अटैक, फौजी अटैक यूक्रेन पर करेगा। जिस तरह को उसमें यूक्रेन की फौजें गई हैं, मैं नहीं समझता कि रशिया इस तरह 1-2 डिवीजन कहीं पे यूक्रेन में घुसाने की कोशिश करेगा। वो यही प्रयत्न करेगा कि जो भी उसने हड़प लिया है, जो भी अपने कब्जे में कर लिया है, उसको कंसोलिडेट करे, जो धीरे धीरे वो कर रहा है। 1-2 गांव और ले लिए हैं, शहर और ले लिया है, और उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा हुआ है वो उद्देश्य किया है। उसके बाद अब ये एक बैटल ऑफ विल्स है कि कब ज़ेलेंस्की साहब की और यूक्रेन के लोगों की कमर टूट जाए और वो ये कहें कि भाई अब बहुत हो गया, अब लाओ कुछ समझौता कर लें। अब वो समय अभी नहीं आया है, पर कभी ना कभी वो समय आएगा। नहीं तो ये स्टेलमेट चलता रहेगा, जैसे कोरियन वॉर चलती रही, फिर बंद हो गई, फिर चलती रही, तो दुनिया विल मूव ऑन और यूक्रेन भुगतेगा। जी बिल्कुल। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर खुदा न खास्ते राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में हो रहे हैं नवंबर में, उसमें अगर नेतृत्व बदला और अगर ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनकर फिर से आए, तो क्या वो यूक्रेन को जिस तरह की मदद मिल रही है उसको रोक देंगे? इस तरह का आभास उनके बयानों से नजर आता है और इस बात को लेके बड़ी ये बात कही भी जा रही है कि क्या जो युद्ध का रुख है वो बदल सकता है। अश्विनी जी, आपका इस पे क्या नुक्ते नजर है कि क्या चुनाव के बाद अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, अगर होता है तो रूस यूक्रेन युद्ध में आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, खासतौर पे यूक्रेन के पार्ट पे? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि अभी ये तो लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी ये लड़ाई फैलेगी। और क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर वो कर दिखाया जो कि किसी ने सोचा नहीं था। हथियार तो इसको मिलते रहेंगे, अभी के टाइम नाटो इसको हथियार देगा। अमेरिका में जो नवंबर में इलेक्शन है, उनके 2 मुद्दे हैं। एक तो कहीं ना कहीं यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का वो पॉइंट बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते रूस को जो इलाका उसने जीत लिया। तो वहां तो वो ये है कि अभी यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। जब आती है इजराइल हमास की बात, वो चाहते हैं कोई समझौता हो, कुछ ना कुछ वो दिखा पाए हैं कि जो आपकी डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है उसने कुछ कर दिया, नहीं तो ये कमला हैरिस के लिए नुकसान होगा। अब बात आती है कि अगर इस इलेक्शन के अंदर जो नवंबर में है और उसके अंदर रिपब्लिकन कैंडिडेट जीता है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस लड़ाई का रुख क्या हो सकता है? ये बात सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें बहुत जोर की बोली हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो उन्होंने बोला नेटो के अंदर 2% जीडीपी का आपको डिफेंस का खर्चा करना पड़ेगा, जो अभी सभी के सभी जो 31 देश हैं बाय एंड लार्ज कर रहे। सेकंड थिंग ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को छोड़ दें और वो किसी तरीके से कह दें कि हम आपको मदद नहीं देंगे। अगर यूक्रेन को मदद नहीं देगा नेटो, तो यूक्रेन एक दिन नहीं लड़ सकता, इसमें कोई शक नहीं। और ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेरिका को फायदा कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। जिस प्रकार से उनके हथियार बिक रहे हैं यूक्रेन में नहीं, बाकी यूरोप में भी, बाकी छोटे छोटे देश डरने के मारे आज हथियार खरीदे। तो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसी अप्रोच कर सकते हैं कि उसको छोड़ देंगे। अब होगा क्या इस यूक्रेन रशिया लड़ाई के अंदर? ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये लड़ाई चल रही है, ये अभी तो रुकेगी नहीं। अब रूस क्या और इलाका जीत सकता है? वो भी नहीं लगता कि रूस को इलाका जीत सकता है। रूस की तो अब स्ट्रेटेजी होगी जो 18% जीत लिया उसको कंसोलिडेट करें। और ये जो कुर्स्क का अंदर वो घुस के आ गया है यूक्रेन, इसको या तो बाहर खदेड़े या उसको वहीं पर स्टेबलाइज करे, उसको आगे नहीं बढ़ने दे और उसको निगोशिएट करे 18% जो और क्रीमिया है। ये तो चाहेगा रूस। और यूक्रेन क्या चाहेगा? अब यूक्रेन तो चाहता है कि पूरा का पूरा इलाका वापस मिल जाए, चाहे वो डोनबास का वापस। वो तो हो नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है,
क्योंकि जो इलाका रूस ने अभी ले लिया है उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस ये लड़ाई लंबी चलती है और रूस की बहुत बड़ी हार हो जाती है, वो लगता नहीं होगी। और इकोनॉमी में बहुत अच्छा बताया एम्बेसडर साहब ने, सबने ये सोचा था कि रूस इस लड़ाई को ज्यादातर नहीं चला पाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी है वो शटर हो जाएगी, वो डिपेंडेंट हो जाएगी चीन पे। वो हुआ नहीं। उसके दो रीजन है कि उसका सबसे बड़ा रीजन है ऑयल, जो गैस एनर्जी जो यूरोप को दे रहा था वो कम हुई और वो अब चीन और भारत खरीद रहे हैं। अब आप कहें कि क्यों खरीद रहे हैं, जो से बहुत मदद मिल रही है इकोनॉमिक तौर पे ब्राजील से, जो जेलेंस्की ने बोला कि अगर आप हमारी मदद ही करना चाहते हो तो आप ऑयल बंद करते हैं रूस से लेना। मगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा स्पेशली अमेरिका से कि आप काटसा तो इसमें लगा नहीं सकते, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको इकोनॉमिक सैंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ऑयल और गैस तो यूरोप भी ले रहा है रूस से अभी भी, और वहां एलएनजी जा रही है। और एक बहुत दिलचस्प बयान तो मैं पर वो जब संवर्धित हो जाता है तो वो रूसी ऑयल नहीं रह जाता है, तो बहुत सारे देश जो है वो जो भारत जो तेल ले रहा है उसका फायदा पश्चिमी देशों को मिल रहा है। जी हाँ, तो ये तो कह नहीं सकते कि भारत और चीन के लिए कुछ और आपके पास लागू करेंगे हम रूल्स और हमारे लिए कुछ और, तो इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन तो लगा नहीं सकता, हम लेंगे ऑयल। पॉइंट ये है कि आज की तारीख में जो सोचा था कि रूस की इकोनॉमी डिगमगा जाएगी वो नहीं हुआ। रूस की इकोनॉमी ठीक है, तो इसका मतलब अगर रूस एक साल और लड़ना चाहेगा लड़ सकता है, मतलब कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी गिरी नहीं जो सोची थी, ना रूबेल गिरा ना उसकी इकोनॉमी को, जो उसकी एनर्जी सेक्टर जिसको वो ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसकी जो है मार्केट भारत भी है, अमेरिका भारत भी है, चीन भी है और बाकी देश। अब मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी नजर आ रही है उस सिचुएशन में कोई खास फर्क होगा नहीं, मगर अब वो जो एक वार फटीक की बात हो रही थी कि हो सकता है नेटो भी थक गया है कि यूक्रेन से कोई बसका नहीं है, यूक्रेन कुछ कर नहीं पाएगा, अब लड़ाई को बंद करने की कोशिश करो, जो इलाका ले लिया उसको वापस नहीं ले सकते, और रूस को भी ऐसा लगता था कि हम वो आगे नहीं ले सकते। उसमें बदलाव हो गया कुर्स्क के बाद, जब से कुर्स्क लिया यूक्रेन ने एक नई होप आ गई है कि अगर हथियार दिए जाएं यूक्रेन को तो हो सकता है कि कुछ और कर दे। तो ये जो सिचुएशन है इसके मद्देनजर लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इसको जो रूस है वो काउंटर अटैक बहुत जबरदस्त करेगा। वो एनर्जी सेक्टर जो है यूक्रेन का इकोनॉमिक सेंटर है, इंडस्ट्रियल बेस है, और सर्दियां आने से पहले पावर सेंटर को बर्बाद करेगा। बहुत बहुत सही बात आपने कही। हम एक बार आते हैं फिर से तायल साहब के पास। जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में एक जो पीस समिट है उसमें हुआ, 100 से ऊपर के देशों ने उसमें हिस्सा लिया, भारत ने उसमें भी हिस्सा लिया लेकिन प्रस्ताव पे सिग्नेचर नहीं किया, और इस बात को लेकर भी यूक्रेन में एक तरह की नाराजगी है। और अभी जो हम बात कर रहे थे जब राष्ट्रपति जेलेंस्की से, तो उन्होंने एक सुझाव के तौर पे ये भी रखा कि अगला पीस समिट जो है वो किसी ग्लोबल साउथ के देश में हो, और उन्होंने ये भी कहा कि ये भारत में भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा उसमें कि क्योंकि भारत ने उस प्रस्ताव पे दस्तखत नहीं किए और कोई ऐसा देश जो है वो मेजबानी नहीं कर सकता जो प्रस्ताव में हमारे साथ नहीं है, तो कई इफ्स एंड बट्स के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मोटे तौर पे उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि पीस समिट जो है वो भारत में भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जो दूसरा पीस समिट हो, चाहे वो भारत में हो या किसी और देश में हो, क्योंकि रूस को पहले समिट में शामिल नहीं किया गया, रूस भी शामिल नहीं होना चाहता, रूस अपनी शर्तों के साथ अड़ा हुआ है कि जो स्टेटस को हो वो बना रहे, यानी कि 5 जो इलाके और एनेक्स किए हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। आपको क्या फ्यूचर लगता है कि अगर दूसरा पीस समिट भी होता है तो क्या कुछ बर्फ तब भी पिघल पाएगी, या जो स्थिति अभी बनी हुई है सैन्य तौर पर वही स्थिति चलती रहेगी? तायल साहब देखिए, भारत ने जो एक स्टैंड लिया है कि आप अगर शांति की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को कुछ कंप्रोमाइज करना होगा। तो अगर एक पक्ष वहां है ही नहीं तो फिर क्या पीस समिट है वो? फिर तो एक यूनिलैटरल पोजीशन स्टेट सब लोग अपनी बता देंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी वहां पे रेजोल्यूशन हुआ उसमें भारत ने साइन नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया कि ये बिल्कुल एक तरफा पीस समिट थी, वो एक ही ग्रुप की पीस समिट थी, तो उसमें पीस तो हो नहीं सकती थी। ये तो प्रोपेगेंडा के लिए किया गया था कि दुनिया भर में, एक जैसे इन्होंने भी कहा बार बार, जो आप सब लोगों से जब बात की प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने, तो जो मुझे एक बात बहुत लगी
कि इनका वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का बहिष्कार पूरी दुनिया करे, कि उनको रशिया को और उन्होंने कहा मेजर देश वहां गया तो वो उनको लगता है कि भाई सब नॉर्मल है, ये है वो है, उसमें बहुत वजन है उस बात में। तो ये जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई, दूसरी पीस समिट होगी या जो भी कुछ होगा, तो इसमें यूक्रेन का, नाटो का, पश्चिमी देशों का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि पूरी दुनिया मिलकर प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया के खिलाफ एक स्टैंड ले। और मैं समझता हूं कि हम उस खेल में नहीं हैं, क्योंकि हम एक मध्यस्थता करना चाहते हैं। दोनों देश हमारे मित्र हैं, दोनों देशों के लोग हमारे मित्र हैं। यूक्रेन में 18,000 हमारा स्टूडेंट पढ़ता था, किस तरह से उन्होंने मदद की उन सबको निकालने की, पोलैंड ने मदद की निकालने में। तो दुनिया में हमारे हर जगह हमारे देशवासी काम करते हैं, हर जगह हमारे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। भारत का एक अपना एक स्टैंड है जो इंडिपेंडेंट स्टैंड है, और सबसे पहले सबसे ऊपर भारतीयों का हित आता है, हमारे देश का हित आता है। हर देश पॉलिटिक्स कर रहा है ना। यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जनरल साहब मुझसे शायद एग्री करेंगे। और नेटो, अमेरिका, नेटो ने बलि का बकरा बनाया है यूक्रेन को। जेलेंस्की साहब ठीक है, उनकी जितनी समझ है उतनी है, पर पिछले अगर 2002 के बाद से देखें किस तरह से CIA की इंटरफेरेंस यूक्रेन में रही है, किस तरह से वहां के राष्ट्रपतियों को बदला गया है, वो तो पूरी रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं कि वहां की एम्बेसडर, अमेरिका की जो एम्बेसडर थी कीव में, और ये न्यूलैंड, विक्टोरिया न्यूजीलैंड, किस तरह की किसको अगला राष्ट्रपति बनाया जाए, ये बात हो रही है। तो किसी के हाथ अमेरिका जो है वो अब शायद राष्ट्रपति जेलेंस्की को बदलना चाहता है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी अभी चल रही है। जेलेंस्की तो बिल्कुल उनके इशारे पे नाच रहे हैं, तो जेलेंस्की को क्यों बदलेंगे? उसके बावजूद इस तरह की चर्चा जो है वो चल रही है। हालांकि इसमें कोई तथ्य बेशक ना हो, लेकिन अमेरिका अपने इशारों पे जो है वो यूक्रेन को चलाता रहा है, ये बात तो जगजाहिर है। तो दुनिया जानती है, हिस्ट्री जानती है, आपने सब पढ़ा है। 2002 से आप पूरा देख लीजिए किस तरह अमेरिका ने इस देश को बर्बाद किया है। जी, तो हम बातचीत के आखिरी हिस्से में जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तायल साहब। तो इस तरह किसी के हाथ दूध के धुले नहीं है, हर देश अपनी राजनीति कर रहा है, भारत भी अपनी राजनीति कर रहा है, बस यही। जी, तो एक आखिरी सवाल आप दोनों से एक एक करके मैं जवाब चाहूंगा कि जो जिस तरह से आज हमला किया गया और आगे भी हमले का अंदेशा बना हुआ है, इस बीच भारत ने जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 32 साल के राजनयिक संबंध के बाद पहली बार उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया और द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की भी बात हुई। 4 MOU साइन हुए, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, खासतौर पे मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं, माफ कीजिएगा, जो हेल्थ से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आरोग्य भीष्म जो क्यूब्स हैं वो वहाँ पे मदद के तौर पे उनको सौंपा गया। तो ये द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं वो किस तरह से आगे यूक्रेन के साथ बढ़ते हुए देखते हैं? पहले तायल साहब आप और उसके बाद अश्विनी जी आपसे इस पे जवाब चाहूंगा। देखिए, जब सोवियत यूनियन था तो उस समय यूक्रेन इंडस्ट्रियली बहुत एडवांस भाग था सोवियत यूनियन का। हमारा बहुत मिलिट्री इक्विपमेंट वहां बनता था, रिएक्टर्स वहां बनते थे, और तो वो सब लेगेसी उनकी है। और अब उन्होंने कुछ मॉडर्नाइज भी किया है उस सबको, ड्रोन्स में तो बहुत आगे बढ़े हैं। तो ये एक रास्ता खोलने वाला बात है। पहली बार प्रधानमंत्री भारत के 1991 में यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया था, तब से गए हैं। पर मैं इसको ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ स्थिरता भारत और यूक्रेन के संबंधों में आएगी। जो प्रधानमंत्री जब रूस गए थे तो काफी जेलेंस्की साहब ने कुछ अच्छे बयान नहीं दिए थे, तो एक स्थिरता लाने की बात होगी। इस समय देखिए, जो देश खुद अब युद्ध से गुजर रहा है वो भारत की क्या मदद करेगा? मैं समझता हूँ कि भारत बहुत बड़ा देश है, पर जो थोड़े 2-3 एरियाज हैं बड़ा अच्छा है, MOU साइन हुए हैं, पर मुझे कोई बहुत ज्यादा उससे उम्मीद नहीं है कि भारत को बड़ा लाभ होगा। जी हाँ, लेकिन भारत के साथ संबंध जो है वो ऊंचे उठते हैं और असर भारत का बढ़ता है, तो उस असर का इस्तेमाल जो है वो यूक्रेन को मनाने के लिए किया जा सकता है। जिस तरह से यूक्रेन चाहता है कि भारत अपने असर का इस्तेमाल रूस पर करे, राष्ट्रपति पुतिन पर करे, तो क्योंकि बायलैटरल रिलेशन आपसे कहा जेलेंस्की साहब ने आपसे वार्तालाप में, जो उनकी एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है, सही एक्सपेक्टेशन है, और भारत मैसेज दे ही रहा है प्रेसिडेंट पुतिन को, पर प्रेसिडेंट पुतिन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फर्क है।
तो अब ये दो जो पैरेलल सड़कें चल रही हैं वो कहाँ मिलेंगी जाकर, वो तो भविष्य ही बताएगा। जी, तो अश्विनी जी, आखिरी सवाल आपसे कि जो एक बार जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, तो वही अभी होता दिख रहा है कि शांति की स्थापना की बात दोनों तरफ से हो रही है कि शांति हो, लेकिन दोनों ही तरफ से जो युद्ध है उसको आगे बढ़ाने की जो रणनीति है उस पर भी चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं उमा शंकर जी साहब। अभी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, बार बार यह क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की जो ये यात्रा थी इसका क्या मतलब था, क्या ये बैलेंसिंग एक्ट था? और ये सच्चाई है, ये बैलेंसिंग एक्ट था। इसके मतलब ये है कि आप ये देखें कि जब भारत के प्रधानमंत्री थर्ड टाइम में उन्होंने एक ओथ ली थी तो सबसे पहला विजिट 8 और 9 जुलाई को उन्होंने रूस को किया था और उसी दिन नेटो की मीटिंग थी। हाँ हाँ, और बिल्कुल वो बायलैटरल है, हर साल एक तरफ हमारे होती है, एक रूस में होती है, मगर वो सबसे पहले हुई और उसी दिन नेटो की मीटिंग थी। अब हो क्या रहा है कि भारत की दोस्ती रूस से तो बहुत अच्छी है, 1971 में है, उसको मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, मगर अमेरिका के हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अमेरिका से हम हथियार लेने हैं, क्योंकि अभी अमेरिका से थोड़े से रिश्ते में खटास हुई थी जीएस पनून के केस में भी, और स्पेशली हमारा यूक्रेन को लेके जिस प्रकार का रवैया था कि हमने कोई डायरेक्टली कभी रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया और हम ज्यादातर एब्सेंट रहे यूएन के जब भी रेजोल्यूशन पास हुई। तो ये हमारे लिए बहुत एक ऐसी दुविधा थी कि किसी तरीके से अमेरिका को भी खुश किया जाए, रूस की तरफ भी खुश किया जाए। तो अमेरिका को खुश करने का ज्यादा था, जो गए थे यूक्रेन तो है ही, क्योंकि जो इंजन जो G40 में बस 2 मिनट G404 इंजन है जो हमारा तेजस मार्क 1 में है, उसको भी डिले कर दिया उन्होंने। तो क्योंकि वो ट्विस्ट कर सकते हैं टेल अमेरिका, तो हमें एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। अब बात आती है कि अमेरिका चाहता है कि हम रूस के साथ अच्छे रिलेशन ना रखें, हम उसको क्रिटिसाइज करें। क्या हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हमारे दोस्त रहा है, दोस्त नहीं हमारे, यही नहीं उमा शंकर जी, प्रॉब्लम क्या है, हमारा 60% हथियार अभी भी वहां से आता है, स्पेयर पार्ट्स वहीं से आते हैं, ऑयल 30% हम डिस्काउंटेड रेट पे रह रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तो इसीलिए चली गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कल को खुदा ना खाता रूस भारत और चीन की लड़ाई हो जाती है, तो अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो तो रूस के तो चीन के पाले में चला जाएगा। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है कि हमें रूस से अच्छे रिलेशन रखने हैं। इकोनॉमी रीजन भी है, इकोनॉमी आप कितना ऑयल ले रहे हैं 30% और कितने डिस्काउंटेड रेट में, आपकी इकोनॉमी शटर नहीं हुई जबकि पूरे वर्ल्ड की होगी, उसकी वजह है। और इसी प्रकार से आप अमेरिका को भी एक प्रकार मैनेज करना चाहेंगे। मैंने जो आपको आप ये एक चीज, ये यात्रा से एक चीज देखें कि डिफेंस मिनिस्टर भी अभी गए। बैलेंसिंग एक्ट आप शब्द कहें, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत जो है एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लेकर भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बढ़ा है। और जब रूस भी गए तो कॉन्सिक्वेंसेस पता था, एक अंदाजा तो था कि क्या होगा, वेस्ट में किस तरह का रिएक्शन होगा, अमेरिका में किस तरह का रिएक्शन होगा। अब जब यूक्रेन गए हैं तो भारत को ये तो अंदाजा होगा ही कि रूस में इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन भारत अपनी एक संतुलित नीति लेकर जो लगातार चलता रहा है उसी को आगे और ज्यादा पुश किया और ये दिखाने की है कि हमने जो है, हमें हमारा अपना एक पक्ष है, हम रूस से भी बात करेंगे, उससे भी दोस्ती रखेंगे, लेकिन यूक्रेन का साथ भी नहीं छोड़ेंगे, मानवीय आधार पे उसको भी मदद करेंगे। यूएन चार्टर की बात करता रहा, सम्मान की बात करता रहा भारत। इसके अलावा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और उसकी उसका जो सम्मान है उसकी बात करता रहा है। तो ये जो दौरा था प्रधानमंत्री का पोलैंड का और यूक्रेन का, खासतौर पे यूक्रेन का, वो कई कुछ जो है वो बता जाता है। इतना जरूर है कि आपने सही कहा, आप दोनों मेहमानों ने, कि यूक्रेन क्योंकि युद्ध झेल रहा है, बहुत ज्यादा तबाही उसने झेली है और इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने एक उनमें नाराजगी है, वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बहुत लंबा युद्ध जो है चल गया और उनको जो इच्छित जो सहयोग है वेस्टर्न कंट्री से, जिस तरह से वो चाहते हैं, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात करते हो, जिस तरह के हथियार की बात करते हो, हाथ खोलने की बात करते हो, वो नहीं हो रहा। तो उनका अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जिस तरह से युद्ध और भड़कने का खतरा बढ़ गया है, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जो बुरा असर है वो और ज्यादा जो है गहराएगा।
ग्लोबल साउथ, खासतौर पे अफ्रीकी देशों को जो अनाज की किल्लत है वो जो पैदा हुई है वो उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। तो इन सब बातों के बीच कोशिश जारी रहेगी, सैन्य तरीके से वो लोग कोशिश करते रहेंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत जैसा देश जो है वो कोशिश करता रहेगा ताकि इस युद्ध का खात्मा हो। आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया एनडीटीवी इंडिया पर, आप दोनों का शुक्रिया। और इस सिलसिले में आगे भी हम बात करेंगे और आप लोगों से जो आगे भी इस तरह के आपके विचार जो है हम लेकर आएंगे एनडीटीवी इंडिया पर। एक बार फिर से आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।